हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग देखेंगे डेली डोज, उसमें देखेंगे इंडियन इकॉनमी और उसका है ये पार्ट 14। ठीक है। तो हम लोग क्या है 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं इकॉनमी का, जो कि आपका कंसेप्चुअल बेस्ड भी है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो कि आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है प्रीलिम्स में। तो ये क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर इसका जो है आप सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देखें। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच, ऑप्शन ए है आपका द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। ठीक है। ऑप्शन बी है द प्राइस ऑफ गुड्स इज इंक्रीजिंग। ऑप्शन सी है द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। और ऑप्शन डी है द प्राइस लेवल इज स्टैग्नेंट। ठीक है। तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन है इसमें? इसका सही ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। ठीक है। हो क्या रहा है कि देखिए, डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर द प्राइसेस, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड, जैसे इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है। डिफ्लेशन जो होता है वो जस्ट उल्टा होता है इन्फ्लेशन का, जिसको हम लोग एक्चुअली नेगेटिव इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कम्युनिटीज इन अ कंट्री गो डाउन। ठीक है। एंड देर इज नेगेटिव इन्फ्लेशन। और ये क्यों होता है, इसका कॉज क्या होता है? ड्यू टू रिड्यूस सप्लाई ऑफ मनी क्रेडिट। ठीक है। अब मनी सप्लाई जो है वो घट चुका है जब इकोनॉमी में, तो जो है आपका डिफ्लेशनरी कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? वो इन्फ्लेशन जब आप लोग देखते हैं तो वहाँ वो क्या होता है, वो आपके जो मतलब क्योंकि मनी सप्लाई काफ़ी बढ़ जाता है, लोगों के पास ज़्यादा का पैसा रहता है, तो वो सेम सामान खरीदने के लिए जो है वो ज़्यादा पैसा देने को रेडी हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं वहाँ पर कि जो रियल वैल्यू ऑफ मनी जो होता है वो ओवर द टाइम वो घटते चला जाता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन में, कि आपका जो रियल वैल्यू होता है वो मनी का, वो जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है। ठीक है। जो भी आप इन्फ्लेशन में याद रखें, जस्ट उसका ऑपोजिट जो है वो डिफ्लेशन में होता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसको BTIA भी कहते हैं, इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेगोशिएशंस हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है, आपका ऑप्शन ए है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी है GCC जो कि है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सी है आपका OECD जो कि ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, और ऑप्शन डी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है इसमें। सही ऑप्शन है इसमें यूरोपियन यूनियन। देखिए ये जो है ये आपका प्रीवियस ईयर यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन प्रीलिम्स का है। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो होता है, खास करके कुछ ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है और जो कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकता है और भी एग्जाम्स में। ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, इंडिया EU BTIA नेगोशिएशन स्टार्टेड इन 2007। Since then, 16 rounds of negotiations have been held at the level of chief negotiators। और ये जो है ये EU के बीच जो है अब और इंडिया के बीच में जो है ये एग्रीमेंट है। ठीक है। और आप अब जानते हैं कि EU से जो है वो यहाँ पर जो है ब्रेक्सिट हो चुका है, तो ब्रिटेन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन से बाहर निकल चुका है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन का जो है अब जो है वो ब्रिटेन पार्ट नहीं है। ठीक है। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। द टर्म क्वांटिटेटिव ईजिंग रिलेट्स टू, ठीक है, ऑप्शन ए है आपका इक्विटी बाइंग प्रोग्राम, ऑप्शन बी है आपका बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम, ऑप्शन सी है रियल स्टेट सेक्टर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो थोड़े से इजी दिए हुए हैं, आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है। दो ऑप्शंस जो इसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो इसका सही आंसर है बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम। ठीक है। देखिए हम लोग जब हमारा जो लेक्चर्स है हमारे जो चैनल पे आप जाइएगा, तो वहाँ पर इकोनॉमी का EPFO का रिवीजन सीरीज़ है। ठीक है। उसमें क्या है, वो रिवीजन सीरीज़ तो है ही, और उसके अलावा उसमें 10 लेक्चर्स हैं। उसमें 10 लेक्चर्स में आपका पूरा इकोनॉमी जो है, जो कि आपके PCS लेवल का होता है, ठीक है, या फिर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आता है, जो कि UPSC के अलावा जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है वो उस लेक्चर से कवर हो जाता है। वहाँ पर हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया है, और वहाँ पर हमने जो है इस तरह के कंसेप्ट जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो अगर आपको इकोनॉमी का कुछ रिवीजन करना है तो आप वो वाला प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग इज़ अ सब जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। ठीक है। इट इज़ एन अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। नॉर्मल देखिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हम लोग पढ़े थे। ठीक है। तो वहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स थे।
तो ये जो है ये भी एक तरह का मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल इसलिए है क्योंकि जनरली जो है हम लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे केस में आरबीआई है, वो इस तरह का प्रैक्टिस नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए है क्या, सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट इन ऑर्डर टू लोअर इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज द मनी सप्लाई। ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग कैसे हो सकता है, जैसे कि आपका मनी सप्लाई फॉर फ्लडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद कैपिटल इन एफर्ट। मतलब ये हुआ कि जैसे आप मनी सप्लाई आपके मार्केट में इंक्रीज होता है तो क्या होता है, कैपिटल का जो है अवेबिलिटी होता है वो ईजी हो जाता है, तो बैंक्स भी क्या होते हैं ईजिली उसको लेंड करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब आप इस तरह से समझिए कि जैसे अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये आरबीआई जो है ये काम नहीं करती है, आरबीआई यही काम करती है। ठीक है, लेकिन इसको कहा जाता है ये अनकन्वेंशनल क्योंकि ये अचानक से सडन सा होता है। ठीक है, मतलब जैसे आरबीआई जो है वो आज सोची कि अब जो है वो मनी सप्लाई घट गई है, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में घट गया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड जो इतने भी मार्केट में बॉन्ड्स है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको हम लोग खरीद लेते हैं कि लोगों के हाथों में जो है वो पैसा बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, और जो आप कह सकते हैं फिर हमारा अगर पूरी तरह से जो है इकॉनमी में जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय यूएसए एंड यू आफ्टर 2008 रिसेशन। देखिए रिसेशन वाला जब भी सीन आता है आपका, ठीक है, जब भी ग्रोथ रेट घट जाता है, लोगों के पास पैसा नहीं रहता है या लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो उस केस में जो है मनी सप्लाई बढ़ा के जो है आप हो सकता है डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं और जो है किसी भी इकॉनमी को रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिस्कल ड्रैग्स एक्सप्रेसेस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको बताना है कि फिस्कल ड्रैग जो है वो किस तरह का इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फिस्कल डेफिसिट, ऑप्शन बी है रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू एंड जीडीपी, ऑप्शन सी है ब्लैक मनी और ऑप्शन डी है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा जो है वो सही होगा। इसका सही है टैक्स रेवेन्यू एंड जीडीपी। देखिए हम लोग कैसे, देखिए फिस्कल ड्रैग क्या होता है, फिस्कल ड्रैग इज अ इकोनॉमिक टर्म वेयर बाय इन्फ्लेशन और इनकम ग्रोथ मूव्स टैक्स पेयर्स इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट। देखिए इन्फ्लेशन के वजह से क्या होता है कि आपके जो मतलब हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, हम लोग का कोई टैक्स ब्रैकेट में लाई करते हैं, ठीक है, इतना से इतना इनकम है हमारा, इतना से इतना इनकम है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है किसी भी जो ग्रोइंग इकॉनमी होता है इकॉनमी में, वो क्या होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि हम लोग जो है वो हायर टैक्स ब्रैकेट में मूव कर जाते हैं। ठीक है, हमारा एक्चुअल जो है वो मनी हम मतलब हमारा सैलरी या हमारा इनकम इंक्रीज़ नहीं होता है, अगर आप इन्फ्लेशन के टर्म्स में देखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के टर्म में क्या होता है आपका जो मनी का वैल्यू है वो घटता चला जाता है। लेकिन हम लोग फिर भी क्या होता है कि हायर टैक्स ब्रैकेट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम लोग सेम सामान खरीदने के लिए मार्केट में जो है ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा इनकम होता है, तो हम लोग ज़्यादा बड़े टैक्स ब्रैकेट में चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा जो है वो टैक्स में ही चला जाता है। ठीक है, द इंक्रीज इन टैक्सेस रिड्यूसेस एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग फ्रॉम टैक्स पेयर्स। जैसे होता है कि जैसे अब आप ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं तो और ज़्यादा टैक्स भी दे रहे हैं, तो अब क्या है कि आपके पास जो है फाइनली पैसा कुछ बच नहीं रहा है, तो आपका एग्रीगेट डिमांड जो और कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो घटता ही चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो मतलब ये इसको कहते हैं कि जब फिस्कल ड्रैग लग रहा है इकॉनमी में, मतलब इकॉनमी को जो है ये पीछे खींच रहा है। ठीक है, विच लीड्स टू डिफ्लेशनरी पॉलिसीज और ड्रैग ऑन दी इकॉनमी। ठीक है, तो इसी कारण आपको ये क्वेश्चन जो है कहीं पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फिस्कल ड्रैग। ये है, बताइए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स सीन इन न्यूज़। ठीक है, ये आपका जो है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है द इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक टू अ मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू डेबिट कार्ड्स पर्टेनिंग टू दैट बैंक। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर्स when they use debit cards for financial transactions for purchasing goods or services। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड्स। ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स को देखिए आप ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन डी जो है आपका, द इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मर्चेंट्स फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट बाय देयर कस्टमर्स थ्रू पॉइंट ऑफ सेल, जिसको पीओएस मशीन्स भी कहते हैं, एंड डेबिट कार्ड्स। ठीक है, तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू दी बैंक्स डेबिट कार्ड्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या। देखिए एमडीआर जिसको कहते हैं इज़ अ फी बॉन्ड बाय मर्चेंट फॉर यूजिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट सिस्टम। देखिए होता क्या है कि आप किसी दुकान में गए, ठीक है, किसी भी आप समझिए कि ग्रोसरी की दुकान पे गए, तो वहाँ पर वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगा हुआ रहता है, आप देखते हैं एक जिसमें आप एटीएम कार्ड जो है अपना स्वाइप कर सकते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो कोई ना कोई बैंक लगाता है।
ठीक है। कोई जो मतलब जैसे हम एक मर्चेंट है, मर्चेंट या जो शॉपकीपर हमको समझ लीजिए, तो हमने वो जो है पीओएस मशीन किसी बैंक से लिया होगा, ठीक है। तो वो बैंक जो है वो मेरा, वो एक तरह से मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आप उस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, वो वीज़ा का हो सकता है, वो रुपए का हो सकता है। तो वो क्या है, वो कार्ड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ चार्ज करेगा, ठीक है। ये सब चार्ज का अगर हम टोटल जो एडिशन कर दे तो इसको बोला जाता है एमडीआर, ठीक है। अब जो 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 पीओएस मशीन जो बैंक लगाती है वो इस चार्ज को कलेक्ट करती है और ये जो है ये आपस में बांट लेती है कुछ। और ये क्या होता है कि ये सर्टेन परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, जितना भी आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं उसका कुछ जैसे 0.1% या 0.2% होता है, तो उस पर जो है वो चार्ज कर दिया जाता है। और वो जो है वो जो पैसा आता है वो आपस में जो इशूअर बैंक है जो कि पीओएस मशीन जो है इशू की है, और जो आपका कस्टमर जिस बैंक का पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, और जो वीज़ा या बीच में आपका जो वीज़ा रुपए ये जो मेस्ट्रो ये सब रहते हैं, जो आपका जो कार्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनके बीच में जो है ये एमडीआर का पैसा जो है वो डिवाइड हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये जो था कुछ हमारा जो 5 क्वेश्चंस था, ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं इजी टू जो है मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, और इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके मैक्सिमम एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो आप इकॉनमी का बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करते रहें, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ भी आपका इकॉनमी से आएगा वो इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड होता है। और इंडियन इकॉनमी में जो है आपका वो आपका इसी का रहेगा, आपका मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, फिस्कल पॉलिसी हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ, इन सब चैप्टर्स पर ही अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं किसी ऐसी डेली डोज में, तब तक थैंक यू।